वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड शिवू। आज हम इग्नो एमए सोशियोलॉजी फर्स्ट ईयर का जो सेकंड सेमेस्टर है उसका एक असाइनमेंट को सॉल्व करेंगे। आज हम MSO 109 एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का जो असाइनमेंट है इसको सॉल्व करने वाले हैं और इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है, कब असाइनमेंट सबमिट करना है, कौन से सेशन के स्टूडेंट इसको सबमिट करेंगे, ये सारे चीज़ों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो क्लास को थोड़ा शुरुआत से आखिर तक देखिएगा, हमें बहुत सारे चीजें यहाँ पर समझ में आएंगी। असाइनमेंट का जो क्वेश्चंस है ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ पर MSO 109 एनालिसिस एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा हमारा इग्नो एमए सोशियोलॉजी MASO न्यू जो कोर्स है, न्यू सिलेबस है, इसका सेकेंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर कौन से सेशन के स्टूडेंट्स इस असाइनमेंट को सबमिट करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो स्टूडेंट जुलाई 2026 एंड जनवरी 2027 सेशन में एडमिशन लेने वाले हैं उनके लिए ये असाइनमेंट है। तो यहाँ पर आपको वक्त मिल जाएगा लगभग 9 महीने, जहां पर आपको असाइनमेंट सबमिट करना है। जो लोग जुलाई 2026 में अपना एडमिशन ले चुके हैं वो लोग सबमिट करेंगे 31 मार्च से पहले, और जो स्टूडेंट्स जनवरी 2027 में अपना एडमिशन लेने वाले हैं वो लोग सबमिट करेंगे 30 सितंबर 2027 में। तो ये टाइम पीरियड आप लोग याद रखिएगा और इसी के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम भी होने वाला है। अब यहाँ पर ये जो असाइनमेंट है ये सेम असाइनमेंट जो लोग जनवरी 2026 सेशन में अपना एडमिशन ले चुके हैं वो उन लोगों के लिए भी ये सेम असाइनमेंट ही है। तो ये असाइनमेंट सिर्फ 2 नहीं 3 सेशन के स्टूडेंट्स एक ही असाइनमेंट को सबमिट करने वाले हैं, तो ये चीज को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब अगर आप लोग असाइनमेंट की क्वेश्चन को देखोगे ना, असाइनमेंट में आपको 10 क्वेश्चंस दे दिए गए हैं। इन 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आप आंसर कर सकते हो। मैं यहाँ पर 5 क्वेश्चन का ही आंसर्स आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। ये आंसर आप लोग एग्जैक्टली लिख सकते हो आपके जो असाइनमेंट का पेपर है वहां पर। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को सारे क्वेश्चंस का आंसर चाहिए तो आप लोग परचेज भी कर सकते हो, ऐप एंड वेबसाइट में सारी चीजें अवेलेबल है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ आपके असाइनमेंट के लिए नहीं, इसके साथ साथ जो एग्जाम होगा एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को पढ़ना मैंडेटरी है एग्जाम के लिए भी, और यहाँ पर 30% वेटेज आपका असाइनमेंट से आता है, तो इस वजह से असाइनमेंट को आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ और भी चीजें हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है, किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से सबमिट करना है, ये सारे चीजें आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। यहां पर मैं बता दे रहा हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि अगर आपको असाइनमेंट लिखना है, असाइनमेंट आप लोग रूल्ड या फिर व्हाइट पेपर पे भी लिख सकते हो। हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन देना मैंडेटरी है, ये इग्नो का रूल होता है। और इसके अलावा भी जब भी आप असाइनमेंट सबमिट करोगे तो असाइनमेंट का कॉपी का प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा या फिर PDF फॉर्म में सेव करके रखिएगा, ये बाद में आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए अब एक एक करके हम हमारा जो 5 असाइनमेंट का क्वेश्चन का सलूशन है इसको शुरुआत करते हैं। सिर्फ हम क्वेश्चंस का आंसर यहां पर नहीं देखेंगे, थोड़ा बहुत समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये सारे चीजें पूछी जा सकती है। मैं डिटेल में सारे चीजों का आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कर दूंगा, बहुत सारे क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है। बाकी के क्लासेस में धीरे धीरे अपलोड करता रहूंगा, कुछ लाइव सेशंस भी मैं लेता रहूंगा, तो आप लोग थोड़ा टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो करके रखिएगा। तो यहां पर हमारा जो पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा फॉर्मेटिंग, हाउ डज कोडिंग हेल्प इन ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा फॉर एनालिसिस। अब यहां पर क्वालिटेटिव डाटा फॉर्मेटिंग के प्रोसेस के बारे में पूछा जा रहा है। अब हम सभी जानते हैं कि हमारे यहां पर अगर हम डाटा को 2 हिस्सों में बांटे तो एक होता है क्वालिटेटिव डाटा और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा यानी कि न्यूमेरिकल डाटा, जब हम न्यूमेरिकल डाटा के साथ काम करते हैं वो हो जाता है क्वांटिटेटिव, और यहां पर जो पूछा गया है क्वालिटेटिव डाटा, क्वालिटेटिव डाटा के मतलब होता है नॉन न्यूमेरिकल डाटा। यहां पर हमारा इंटरव्यू हो सकता है, फील्ड नोट, फील्ड डायरीज, पर्सनल डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ्स, ऑब्जर्वेशन, ये सारे चीजें हमारा नॉन न्यूमेरिकल डाटा है। ये हमारा
इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा। अब यहाँ पर क्वालिटेटिव रिसर्च में हमें बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी होती है। जब भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं या फिर रिसर्च को लिखते हैं, तब हमें इसके फॉर्मेट, प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशन, फिर एनालिसिस, ये सारे मटेरियल को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हमें ध्यान में रखना पड़ता है। अब अगर हम प्रोसेसेस ऑफ क्वालिटेटिव डाटा फॉर्मेटिंग एंड प्रोसेसिंग की बात करें, बहुत सारे अलग अलग प्रोसेसेस हमें यहां पर देखने को मिलती है। जैसे कि चेकिंग एंड प्रिपेयरिंग द डाटा, हमें पहले क्या करना है, चेक करना है जो भी डाटा हमारे पास अवेलेबल है। फॉर्मेट और प्रोसेस करने से पहले यहां पर हमें चेक करना है क्या क्या डाटा अवेलेबल है। हमें कुछ डाटा को खुद से प्रिपेयर करना पड़ता है। हमारे पास बहुत सारे इंटरव्यू रिकॉर्ड होंगे, फील्ड नोट्स होंगे, ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होंगे, ये सारी चीजें को हमें चेक करना है। फिर हमें डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है। हमारे पास जो भी डाटा प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ हम उसको एज इट इज नहीं लिखेंगे, हम इसका फैक्ट चेक करेंगे। इस जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को कहा जाता है थिक डिस्क्रिप्शन। थिक डिस्क्रिप्शन में हम सारे इसका इंटेंशन क्या है, डाटा कलेक्शन का, ये जो डाटा है इसका मतलब क्या है, अलग अलग प्रोसेसेस कौन से टाइम पीरियड के दौरान, किस एक्शन के दौरान ये डाटा कलेक्ट किए गए हैं, ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। फिर यहां पर हमें क्लासिफिकेशन की भी जरूरत है। हम अलग अलग क्लासेस या फिर कैटेगरीज के जो डाटा है इनको अलग अलग तरीके से डिवाइड करेंगे, कैटेगराइज एंड क्लासिफाई करेंगे। सिर्फ क्लासिफाई करना ही सफिशिएंट नहीं है, इसके बाद हमें वो जो अलग अलग क्लासेस या फिर कैटेगरीज के डाटा है, इनको हमें कनेक्शन बिल्ड करना है, इनके बीच में हमें कनेक्शन को देखना है। तो यहां पर बहुत सारे स्टेप्स है, प्रोसेसेस है जो हमें करने होते हैं क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के वक्त। अब यहां पर देखते हैं रोल ऑफ कोडिंग इन ऑर्गेनाइजिंग क्वालिटेटिव डाटा। कोडिंग का क्या रोल रहता है? अब कोडिंग का मतलब क्या है? कोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है हमारे क्वालिटेटिव डाटा में। क्वालिटेटिव डाटा में हमारे पास न्यूमेरिकल कोई भी चीज नहीं है, तो इसको इंटरप्रेट करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोडिंग में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्वालिटेटिव डाटा है उनको हम कोड देते हैं, यानी कि किसी एक तरीके का वैल्यू या फिर यूनिट हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि हम बाद में जाकर इनको यूज करके एक स्टैटिस्टिकल व्यू पॉइंट प्रोवाइड कर सके या फिर एक ही साथ हम सारी चीजों को समझ सके। तो कोडिंग में हम जो भी डाटा होता है उसको कोड प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो कोडिंग है ये हमें किस तरीके से मदद करता है? ये हमें जो लार्ज डाटा है इसको ब्रेक डाउन करने में मदद करता है। हमारा जो अलग अलग कैटेगरीज है इसको जनरेट करने में मदद करता है, हमें डाटा को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करने में मदद करता है, और ये जो डाटा है इनके बीच में रिलेशनशिप को भी एस्टैब्लिश करने में मदद करता है। यहाँ पर सेंट्रल थीम क्या है इसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है। फिर जो अलग अलग डाटा हमने गैदर की है इनको कंपेयर करने में भी मदद होती है। तो क्वालिटेटिव डाटा जब भी हम कलेक्ट करते हैं, यहाँ पर कोडिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो क्वालिटेटिव डाटा फॉर्मेटिंग में हमारा जो प्रोसेस है, प्रोसेस में हम चेकिंग, कन्वर्टिंग, डिस्क्राइबिंग, क्लासिफाइंग, कनेक्टिंग, ये सारे चीजें देखते हैं। साथ ही साथ जो कोडिंग है ये हमारी पूरी की पूरी टेक्सचुअल जो इंफॉर्मेशन है इसको कोड्स में कन्वर्ट कर देती है, इसको कैटेगराइज कर देती है और इनके बीच में हमें रिलेशनशिप को समझने में मदद करती है। तो कोडिंग सिर्फ मैकेनिकल लेवलिंग नहीं होता है, ये हमारे लिए एक एनालिटिकल टूल होता है जो क्वालिटेटिव डाटा को हमें इंटरप्रेट करने में मदद करता है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। What do you understand by measures of central tendency? Explain the merits and limitations of mean, median and mood. अब यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पूछा जा रहा है और मीन, मीडियन, मूड जो है इसके लिमिटेशंस एंड मेरिट्स के बारे में यहां पर क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये जो सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर अच्छी तरीके से पढ़िएगा और असाइनमेंट में भी अच्छी तरीके से प्रेजेंट कीजिएगा। जब भी हम सोशल साइंस में रिसर्च करते हैं हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल डाटा होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। तो इतने सारे न्यूमेरिकल डाटा को एक साथ समझ पाना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। तो हम इस वजह से इनको टेबल या फिर डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें एक एग्जैक्ट रिजल्ट या फिर कोई भी एक
इवैल्यूएशन डायरेक्टली नहीं मिलता है। तो इस जगह पर आता है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जहां पर हमारे लिए एक पर्टिकुलर रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है पूरी की पूरी डाटा को एनालाइज करने के बाद, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि हमारे इस चीज में, यानी कि जो भी हमें क्वेश्चन दी गई है, डाटा दी गई है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो यहां पर सेंट्रल टेंडेंसी में हमारा एक सेंट्रल टिपिकल वैल्यू हमें प्रोवाइड किया जाता है। पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसका हमें एक सेंट्रल टिपिकल वैल्यू प्रोवाइड किया जाता है, जिसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी में 3 तरीके का हमें मेजर्स देखने को मिलते हैं, मीन, मीडियन एंड मूड। ये 3 हमारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसीज हैं। मीन का मतलब होता है हमारा एवरेज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, फिर मीडियन का मतलब होता है एकदम मिडिल पॉइंट, किसी भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन का एक मिडिल पॉइंट, और मूड जो होता है वो है मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकरिंग वैल्यू। तो ये 3 तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी हमें देखने को मिलता है। अब चलिए ये तीनों का ही हम एक एक करके मेरिट एंड डीमेरिट को भी समझते हैं। एरिथमेटिक मीन, या फिर जिसको हम सिंपली मीन कहते हैं, ये हमारा सेंट्रल टेंडेंसी में सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला एक टूल है। इसको हम एवरेज भी कह सकते हैं। यहां पर जब पूरी की पूरी ऑब्जर्वेशन, जितने सारे ऑब्जर्वेशन, इनको हम जब प्लस कर देते हैं, इसको जब इसके जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इसके साथ डिवाइड कर दिया जाता है, तब इसको हम मीन कहते हैं। इसको नॉर्मली हम एवरेज भी कहते हैं। अब ये जो मीन है इसका क्या मेरिट है, ये हमें पूरी की पूरी डाटा सेट को समझने में मदद करता है। यहां पर जो वैल्यूज है इनको एक स्कोर हमें प्रोवाइड करता है। यहां पर हमें एक एवरेज मिल जाता है मीन के द्वारा। यहां पर हम अलग अलग मीन्स को यहां पर कंपेयर कर सकते हैं, वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये समझ सकते हैं। और ये जो टेक्निक है ये एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जो हमें एक मेजरमेंट प्रोवाइड करता है। अब ये बहुत सारे केसेस में इसको यूज किया जाता है। अब ये जो मीन है इसके भी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा ये बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। जैसे कोई भी एक डाटा सेट है 40, 60, 80, 810। अब यहां पर जो 810 है ये बहुत ही एक्सट्रीम एक वैल्यू है, तो इसके द्वारा बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाएगा हमारा मीन, जहां पर मीन निकल कर आएगा 2210। तो ये हमारे लिए इतना ज्यादा रिलायबल इस टाइम पीरियड पर नहीं होता है। तो मीन आउटलायर्स या फिर एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है। यहां पर हमें स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशंस जो है यहां पर एक अनरिप्रेजेंटेटिव पिक्चर देखने को मिल जाता है। फिर ये जो प्योरली कैटेगरीज है, नॉमिनल या फिर प्योरली कैटेगोरिकल डाटा है, इसके लिए हम इतना ज्यादा सुइटेबल इसको नहीं मानते हैं। फिर दूसरा आता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है एकदम मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। कोई भी एक डाटा सेट हो, वहां पर जो मिडिल पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं मीडियन। यहां पर मीडियन के कुछ फायदे हैं, मेरिट्स है, जैसे ये एक्सट्रीम वैल्यूज या फिर आउटलायर्स के द्वारा इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता है। ये हमें एक एग्जैक्ट मिड पॉइंट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोवाइड करता है। जो स्क्विड डिस्ट्रीब्यूशन है इसके द्वारा ये इतना ज्यादा इफेक्टेड नहीं होता है। तो ये लगभग हमें एक मिडिल पॉइंट प्रोवाइड करता है, लेकिन फिर भी इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। जैसे कि ये जो मीन है, मीन थोड़ा बहुत हमारा एक न्यूमेरिकल डाटा के साथ काम करके एक एवरेज निकल कर देता है, लेकिन ये जो मीडियन है ये सिर्फ मिडिल वैल्यू के ऊपर ही काम करता है। यहां पर जो सारे ऑब्जर्वेशन है इनको कंसीडर ही नहीं किया जाता है मीडियन में, सिर्फ मिडिल वैल्यूज के ऊपर ही ध्यान दिया जाता है। यहां पर अरेंज कर दिया जाता है असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, और यहां पर जो मिडिल वैल्यू निकल कर आता है उसी को ही रिजल्ट माना जाता है। अब ये जो मीडियन है इसका भी कुछ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि यहां पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। यहां पर कैलकुलेशन, ग्रुप डाटा को कैलकुलेशन करने के वक्त भी यहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो यहां पर अब हम बात करते हैं मूड की। जो मूड होता है ना, मूड होता है मोस्ट फ्रीक्वेंट और मोस्ट कॉमन वैल्यू इन ए डिस्ट्रीब्यूशन।
कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन में, डाटा सेट में जो भी संख्या सबसे ज्यादा बार आता है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली ऑकर होता है, उसको ही कहा जाता है मूड। तो इस वजह से एक ही डाटा सेट में या फिर एक ही डिस्ट्रीब्यूशन में मल्टीपल मूड्स देखने को मिल सकते हैं, या फिर दो से ज्यादा मूड्स हमें देखने को मिलता है। तो इसको बाई मोडल या फिर मल्टी मोडल भी कहा जाता है। अब मूड का कुछ मेरिट्स है, जैसे कि यहां पर कॉमन या फिर टिपिकल जो वैल्यू है, इसको हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कौन सा फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रहा है, ये हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहां पर एवरेज मीन जो है, इसको हम लगभग निकाल सकते हैं इस मूड के द्वारा, लेकिन इसके भी कुछ लिमिटेशंस है। अगर सैंपलिंग फ्लक्चुएट करे तो यहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस आ सकती है। यहां पर यूनिक डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तभी हम यहां पर इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो मीन मीडियन मूड है, ये मीन मीडियन मूड 3 अलग अलग तरीके का वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि ये तीनों किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मीडियन मूड सेम ही आता है। तो यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है, आप किस तरीके का रिजल्ट चाहते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जो भी रिसर्चर है वो क्या चाहता है, उसका क्वेश्चन उसको क्या मांग रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करके आपको अलग अलग तरीके का सेंट्रल टेंडेंसी को यूज करना है। कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल टेंडेंसी सुपीरियर नहीं होता है, यूनिवर्सली कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम को हम फॉलो नहीं कर सकते। तो यहां पर हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमारा रिसर्च के अकॉर्डिंग, हमारा नेचर, लेवल ऑफ मेजरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे चीजों के अकॉर्डिंग ही हमें हमारा सेंट्रल टेंडेंसी को चूज करना होगा। तो कोई भी एक पर्टिकुलर सिंगल सेंट्रल टेंडेंसी हर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सही नहीं होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। What is dispersion? Discuss the importance of measures of dispersion in statistical analysis. Dispersion क्या है और statistical analysis में इसका importance क्या है? अभी अभी हमने सेंट्रल टेंडेंसी की बात की है। सेंट्रल टेंडेंसी में हमें एक सिंगल वैल्यू मिलता है किसी भी एक डिस्ट्रीब्यूशन से, जिसको हम मीडियल मानते हैं या फिर जिसको लेकर हम काम करते हैं। अब यहां पर क्या दिक्कत आती है, जो भी सेंट्रल वैल्यू है, ये सेंट्रल वैल्यू के द्वारा आप पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं समझ सकते हो कि पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरीके का वेरिएशन है, ये आप नहीं समझ सकते हो। तो इस वेरिएशन को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ती है डिस्पर्शन की। डिस्पर्शन का मतलब होता है डिग्री ऑफ वेरिएशन, हेटेरोजेनिटी और स्प्रेड अमंग द ऑब्जर्वेशंस इन ए डाटा। कोई भी एक डाटा सेट में जो वेरिएशन है, हेटेरोजेनिटी है या फिर स्प्रेड है, इसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन जो सेंट्रल टेंडेंसी, मीन मीडियन मूड का जो भी प्रॉब्लम्स है, इसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकता है। यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूशन को थोड़ा समझते हैं। यहां पर 3 डिस्ट्रीब्यूशन दी गई है एग्जांपल के तौर पर ए बी सी। आप देखोगे ये जो तीनों डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर हम इनका मीन मीडियन मूड निकाले, तीनों का ही आंसर आएगा 17। इन तीनों का ही सेम मीन मीडियन मूड होगा। लेकिन अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ देखोगे, डाटा सेट के तरफ देखोगे, तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जैसे बी में सारे चीजें सेम है, लेकिन ए में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। जो लोअर वैल्यू है वो है 2 और जो अपर वैल्यू है वो है 44। सेम तरीके से सी में हमें बहुत ही कम वेरिएशन यहां पर देखने को मिलता है। तो हमें रिजल्ट, आंसर देखकर हम ये नहीं पता लगा सकते हैं कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके का है, वहां पर किस तरीके का वेरिएशन है। तो इस जगह पर आता है डिस्पर्शन। अलग अलग तरीके का डिस्पर्शन मेजर्स के टूल्स है। यहां पर डिफरेंट तरीके से हम डिस्पर्शन को मेजर कर सकते हैं। जैसे कि रेंज में हम हाईएस्ट वैल्यू के साथ लोएस्ट वैल्यू को माइनस करते हैं और जो मिलता है वो होता है रेंज। ये हमें बताता है कि हमारा डाटा सेट कितना बड़ा है, इसमें क्या वेरिएशन है। फिर यहां पर हमें देखने को मिलता है मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ये सारे हमारा डिस्पर्शन के अलग अलग मेजरिंग टूल्स है। तो इनके बारे में हम क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहां पर ये सारी चीजें अगर मैं समझाऊं तो ये जो असाइनमेंट का सॉल्यूशन का क्लास है ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसको हम क्लासेस में कवर करेंगे। अब यहां पर इंपॉर्टेंस ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या है,
जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है ये क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। इस डिस्पर्शन से हमें ये पता चलता है कि हमारा जो डाटा है ये कितना ज्यादा स्प्रेड है, इसका लोअर लिमिट क्या है, इसका अपर लिमिट क्या है, ये हमें समझ में आता है। यहां पर जो एवरेज है इसको ये सप्लीमेंट करता है। जैसे हम जब भी एवरेज निकालते हैं यानी कि मीन निकालते हैं, वहां पर हमें चीजें समझ में नहीं आती है, तो ये जो एंटायर डाटा सेट है इसको समझने में हमें मदद करती है और जो एवरेज है इसको सप्लीमेंट करता है। फिर यहां पर कंपेयर करने में, अलग अलग जो ग्रुप्स के डाटा है इनको कंपेयर करने में मदद मिलती है। यहां पर इनइक्वालिटीज को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हमें सपोर्ट मिलता है डिस्पर्शन के जरिए। यहां पर जो सोशल डाटा है इसको इंटरप्रेट करने में हमें बहुत ज्यादा यहां पर हेल्प मिलती है। तो जो डिस्पर्शन है इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। अब ये जो डिस्पर्शन है ये हमारे लिए एसेंशियल कंपोनेंट है, क्योंकि सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी से हम सारे चीजों को नहीं समझ सकते हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी का जो भी मेरिट या फिर लिमिटेशन है इनको ओवरकम करने के लिए हम डिस्पर्शन का यूज कर सकते हैं। तो डिस्पर्शन जैसे रेंज, मीन डेविएशन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीजें हमें हमारी जो वेरिएशन है डाटा सेट में इसको समझाने में मदद करती है। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज ट्रायंगुलेशन? एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड इंपॉर्टेंस इन इंप्रूविंग रिसर्च क्वालिटी। ट्रायंगुलेशन क्या होता है और रिसर्च क्वालिटी के इंप्रूवमेंट में ट्रायंगुलेशन का क्या इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ ट्रायंगुलेशन के क्या क्या अलग अलग टाइप्स है, इनके बारे में हम यहां पर डिस्कस करेंगे। अब सोशल रिसर्च की जब हम बात करते हैं, सोशल रिसर्च में डाटा की क्वालिटी को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। खास करके सोशल साइंसेस के रिसर्च में जब हम ह्यूमन डाटा को लेकर काम करते हैं, लोगों के बिहेवियर को लेकर काम करते हैं, तब यहां पर बहुत सारे सवाल आते हैं हमारा वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को लेकर। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, प्रिसिशन एंड रिपीटेबिलिटी। कोई भी एक डाटा कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है, सेम ही आंसर हमें मिल रहा है, तब हम इसको रिलायबिलिटी कहते हैं। और दूसरी तरफ होता है वैलिडिटी। कोई भी एक टूल, उसको जो चीज मेजर करना है क्या वो एक्यूरेटली वही चीज मेजर कर रहा है, तब इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी यानी कि हमारा ट्रू डिस्क्रिप्शन या फिर एक्यूरेट रिजल्ट। तो यहां पर रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी का लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं और ये जो रिलायबिलिटी वैलिडिटी का क्वेश्चन है इसको सॉल्व करने के लिए हमारे लिए जरूरी है ट्रायंगुलेशन। अब ट्रायंगुलेशन क्या होता है? ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेथड्स। जब हम अलग अलग तरीके का मेथड्स, थ्योरेटिकल अप्रोचेस को एक साथ मिलाकर काम करते हैं, कोई भी एक डाटा सेट का रिजल्ट निकालते हैं, तब इसको कहा जाता है ट्रायंगुलेशन। ट्रायंगुलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो अलग अलग तरीके का हमें ट्रायंगुलेशन देखने को मिलता है। हम नॉर्मली दो तरीके का ट्रायंगुलेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एक है मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन और दूसरा है थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन। मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन का मतलब होता है जहां पर हम डिफरेंट मेथड्स या फिर टेक्निक्स को एक साथ मिलाकर जब हम रिसर्च में यूज करते हैं, तब इसको कहा जाता है मेथोडोलॉजिकल ट्रायंगुलेशन, यानी कि डिफरेंट मेथड्स को एक ही साथ यूज करना। यहां पर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके का टेक्निक्स आपको देखने को मिल सकता है। फिर आता है थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन। जब हम डिफरेंट थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को एक साथ मिलाकर यूज करते हैं, सोशल डाटा को एनालाइज करते हैं, तब इसको कहा जाता है थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन। अब यहां पर मेथोडोलॉजिकल, थ्योरेटिकल दोनों ही हम एक साथ भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो ट्रायंगुलेशन है, ट्रायंगुलेशन में हमारा जो भी रिसर्च का प्रॉब्लम है, कोई भी एक पर्टिकुलर मेथड हो, कोई भी पर्टिकुलर थ्योरी हो, उसका अगर प्रॉब्लम रहे तो उसको ओवरकम करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स और थ्योरीज यूज करते हैं। इसी को ही हम ट्रायंगुलेशन कहते हैं। अब ये जो ट्रायंगुलेशन है ये सोशल साइंस रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहां पर हम एक्यूरेसी को इंप्रूव कर सकते हैं ट्रायंगुलेशन के जरिए, हमारा वैलिडिटी को स्ट्रेंथ दे सकते हैं, हमारा रिलायबिलिटी भी को एनहेंस किया जा सकता है, हमारा जो मेथोडोलॉजिकल लिमिटेशंस है उनको ओवरकम करके हम एक सही रिजल्ट पा सकते हैं। यहां पर जो बायस है, रिसर्चर का जो बायस होता है, इसको भी हम
रिड्यूस कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलेशन के बहुत सारे इंपॉर्टेंस है। तो ये जो ट्रायंगुलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है जहां पर क्वालिटी, क्रेडिबिलिटी, एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सारे चीजों को हम इंप्रूव कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर बहुत सारे अलग अलग मेथड्स, बहुत सारे अलग अलग थ्योरीज को हम एक साथ यूज कर सकते हैं और किसी भी एक पर्टिकुलर मेथड या फिर थ्योरी का जो भी प्रॉब्लम है इसको हम ओवरकम करके आगे बढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं हमारा आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 10, डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसिंग रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। ये जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है इसको लेकर इसके जो डिफरेंट मेथड्स है इनके बारे में हमें यहां पर पूछा जा रहा है, क्या क्या मेथड्स हम यहां पर यूज करते हैं। अभी अभी हमने वैलिडिटी, रिलायबिलिटी के बारे में भी थोड़ा बहुत बात की है। कोई भी रिसर्च हो, रिसर्च में हमें बहुत सारे अलग अलग तरीके का इंस्ट्रूमेंट देखने को मिलता है। जैसे हम क्वेश्चनियर यूज करते हैं, इंटरव्यू, शेड्यूल, ऑब्जर्वेशन, ये सारे अलग अलग तरीके का टेक्निक्स है जिसके जरिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। अब ये जो सारे डाटा है, सारे डाटा क्या रिलायबल है, सारे डाटा क्या वैलिड है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो हमें क्वालिटी को एश्योर करने के लिए रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को बजाय रखना जरूरी है। तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या था? रिलायबिलिटी का मतलब है कंसिस्टेंसी, प्रिसिशन एंड रिपीटेबिलिटी, और वैलिडिटी का मतलब होता है हमारा एक्चुअल रिजल्ट, एक्यूरेट जो रिजल्ट है इसको हम कहते हैं वैलिडिटी। तो यहां पर बहुत सारे अलग अलग मेथड्स है रिलायबिलिटी को एसेस करने के लिए। यहां पर अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रिलायबिलिटी के एसेस करने की मेथड की अगर हम बात करें, पहला है क्विक्सेटिक रिलायबिलिटी। क्विक्सेटिक रिलायबिलिटी का मतलब होता है जब सेम ही रिजल्ट बार बार रिपीट होता रहता है। अगर कोई भी एक इंफॉर्मेशन गैदरर से हम अगर इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो वो बार बार सेम ही रिजल्ट अगर हमें दे रहा है, सेम ही आंसर दे रहा है, रिपीट कर रहा है, तब इसको हम क्विक्सेटिक रिलायबिलिटी कहते हैं। फिर आता है डायाक्रोनिक रिलायबिलिटी। अगर सेम ही रिजल्ट हमें अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मिल रहा है तब इसको डायाक्रोनिक रिलायबिलिटी कहा जाता है। फिर आता है सिंक्रोनिक रिलायबिलिटी। अगर सेम टाइम पीरियड पे सेम तरीके का ऑब्जर्वेशन हमें कंसिस्टेंटली मिल रहा है तब इसको कहा जाता है सिंक्रोनिक रिलायबिलिटी। इसके अलावा भी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेनिंग हमें रिलायबिलिटी को मजबूत करता है। हम अगर सही ढंग से फील्ड नोट्स लिखे, सिस्टमैटिक तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें तब हमारा रिलायबिलिटी बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ एसेसिंग वैलिडिटी। वैलिडिटी को हम कौन से मेथड के द्वारा एसेस कर सकते हैं? प्रोसीड्यूरल वैलिडिटी। यहां पर कुछ प्रोसीड्यूरल वैलिडिटी है जहां पर हम ट्रूथ वैल्यू इसको हम कह सकते हैं। तो यहां पर प्रोसेस के दौरान जो भी वैलिडिटी हमें देखने को मिलता है। फिर है इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। इंटरनल यानी कि खुद के रिसर्च के दौरान जो वैलिडिटी होती है, रिसर्च मेथड में जो वैलिडिटी होती है उसको हम इंटरनल वैलिडिटी कहते हैं। और एक्सटर्नल वैलिडिटी यानी कि जो एक्सटर्नल कंपोनेंट इसके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं या फिर जहां पर हम इसको एक्सटेंड करते हैं तब इसको हम एक्सटर्नल वैलिडिटी कहते हैं। इसके अलावा भी फील्ड रिसर्च को भी हम यूज करते हैं वैलिडिटी चेक के लिए। ट्रायंगुलेशन के बारे में हमने थोड़ी देर पहले बात की है। ट्रायंगुलेशन को भी हम एक वैलिडिटी की मेथड की तरह यूज कर सकते हैं। तो वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी की बहुत सारे अलग अलग तरीके का मेथड है। ट्रायंगुलेशन में भी हमने मेथोडोलॉजिकल एंड थ्योरेटिकल ट्रायंगुलेशन के बारे में समझा है। तो ये सारी चीजें वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी को बेहतर बनाने के लिए काम करती है। इसको वैलिडिटी के अलग टूल्स या फिर मेथड्स की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब ये जो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है ये दोनों ही कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे को हम अलग रखकर नहीं सोच सकते। अगर एक सही रिसर्च, गुड रिसर्च हमें देना है, एक्यूरेट डाटा को प्रोवाइड करना है तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी को चेक कर सकते हैं ये सारे चीजों को यूज करना जरूरी है। तभी हमारा जो रिजल्ट है ये एक्यूरेट आ पाएगा और हम एक सही ढंग का रिजल्ट प्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहां पर हम आज के इस क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा है।
अगर आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यहां पर असाइनमेंट में जो सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर कीजिएगा, ये आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है। तो यहां पर अगर आप लोगों को सॉल्व असाइनमेंट, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए या फिर आपको एग्जाम के लिए क्लासेस एंड नोट्स चाहिए, तो आप लोग मेरा जो ऐप है, ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, या फिर मेरा जो वेबसाइट है, वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। वेबसाइट से भी आप लोगों को सारे कोर्स मिल जाएंगे। तो आज का सेशन में हमने बहुत सारी चीजों को समझा है, और असाइनमेंट के रिगार्डिंग अगर किसी तरीके का क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा, मैं आपका क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो क्लासेस को फॉलो कीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिएगा, क्योंकि वहां पर मैं एग्जाम रिलेटेड, असाइनमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूं। तो आज का सेशन यहां पर ही खत्म करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है, क्लास जो असाइनमेंट का सोल्यूशन है ये सही लगा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए।